लेक का डेथ होना, जी सर। झील का डेथ होना मैंने बताया था। तो झील कितने स्टेज से गुजरती है? तीन सर। कौन सा होगा? पहला सर होगा युवा अवस्था, बिल्कुल। उसके बाद सर मध्यम अवस्था, उसके बाद ओल्ड मीजोट्रॉपिक और ओल्ड सर। यू ईओ। यूट्रॉपिक्स है ना? जी सर। यूट्रॉपिक्स लेक है। जी पोल्यूटेड्स की बात हम कर रहे हैं ना, पोल्यूटेड्स मोस्टली। अब देखिए, हमने आपसे बताया था कि जब भी किसी लेक में नाइट्रोजन का ऑक्साइड या सल्फर का ऑक्साइड जब बढ़ता है जी सर। तो उससे क्या होगा? सल्फर। बताया था कि जब भी कोई नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर है ना, और या सल्फर का फर्टिलाइजर डीओ कम होने लगा। जब ये बढ़ता है तो इसका मतलब है लेक के अंदर क्या होगा? पोषक तत्व की मात्रा बढ़ गया। बढ़ेगी, जबरदस्त है ना। भाई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, सल्फर फर्टिलाइजर क्या पोषक तत्व बढ़ा? जी सर। इसमें जब बढ़ेगा तो फिर क्या है, सी बात है, क्या होगा? एल्गी वगैरह ग्रोथ होगा। जी सर। ग्रोथ होगा। ये जब ग्रोथ होगा उसके बाद जब डेथ होगी तो इसको डिसइंटीग्रेट करने के लिए, इसका जैव निम्नीकरण करने के लिए सूक्ष्म जीव उसको सड़ाए गलाएगा। तो जब सूक्ष्म जीव सड़ाएगा, जितने ही ज्यादा जैव निम्नीकरण पदार्थ इसमें है उतना ही बीओडी क्या हो जाएगा? इसका बढ़ेगा। बहुत सही बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो डीओ क्या हो जाएगा इसके अंदर? कम हो जाएगा। जब डीओ घट जाएगा तो अदर लाइफ जो है इसके अंदर वो क्या होगा? डेड होने खत्म होने लगेगा। उसके ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट होगा और ये डायरेक्टली क्या करेगा? फूड चेन को प्रभावित कोलैप्स करेगा। फूड चेन को जब कोलैप्स करेगा तो फूड वेब बर्बाद वेब को करेगा। फूड वेब को जब करेगा तो उसे ह्यूमन को प्रभावित करेगा। अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? जी सर। तो इसकी मात्रा बढ़ने पर यूट्रॉफिकेशन होता है। यूट्रॉफिकेशन का मतलब यही हुआ कि झील के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व क्या नाम है आ जाने से, पोषक तत्व आ जाने से यहाँ पर जो एल्गल्स ब्लूमिंग्स होगी, और जब यहाँ एल्गी की ग्रोथ जबरदस्त होगी तो क्या हो जाएगा? एल्गल ब्लूम होगा ना। पोषक तत्व आ गए तो बहुत सारे काई इस तरह से हरे जम जाएंगे, हो जाते हैं ना। जी सर। देखो ये किस तरह से इम्पैक्ट हुआ है, सवाल देखो यहाँ पर यूपीएससी जो पूछेगा उससे फैक्ट नहीं पूछे, यहाँ एनालिसिस कराएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पहली बात, जब यहाँ पर एल्गी का ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गया, पूरी तरह से कारपेट बिछ गई हरे हरे कुछ शैवाल झील के अंदर, तो भाई जाहिर से एल्गी है, प्रकाश संश्लेषण करेगी। तब फिर ऑक्सीजन की मात्रा कैसे घट गई? जब सर वो जैव निम्नीकरण प्रक्रिया जो होती है वो ज़्यादा होने लगेंगी, जैसे कि सर उसमें काई एकदम जम गई है सर, प्रकाश भी एक सीमित एरिया तक ही पहुंच पाएगा। नहीं कि जब यहाँ पर बहुत सारी काई लग गई तो काई तो एल्गी है, तो एल्गी सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण यही करती है। तो जरूर रहेगा, लेकिन आप देखो ये बहुत सारा एलईडी जो पूरी दिख रही है, तो एलईडी क्या करेगी? ये प्रकाश संश्लेषण भी तो करेगी, और प्रकाश संश्लेषण जब करेगी तो ऑटोमेटिकली क्या निकलेगा? ऑक्सीजन निकलेगा। तो फिर कैसे कम पड़ जा रही है? सर डे में वो करेंगे ना, नाइट में लेकिन वो डिजॉल्व ऑक्सीजन का यूज करेंगे, तो डे में भी बहुत सारा इतना हो जाता है कि सफिशिएंट है। देखो यहाँ सब देखिए यूपीएससी थोड़ा सा ऐसे फंसाता है। मसला ये है कि
यहाँ के इसके तली के ऊपर पूरी ग्रीन कार्पेट बिछी हुई है। आपने देखा होगा कि झील में पूरी तरह से या कोई तालाब का हरा ब्लू दिखता है। जी सर। प्रकाश संश्लेषण कर रही है, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस जो कर रही है, इस एल्गी का कंटेक्ट डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से हवा में निकल जा रही है। ओ सर, हाँ, समझ गया सर। नीचे वो वो पानी पानी में मिल रहा है। पानी में नहीं मिल रहा है। वो पा रही है। हाँ, समझ जी गया। सर। समझ गए? तो इस इतना ऑक्सीजन पैदा कर रहा है फोटोसिंथेसिस में, बट ये सरफेस के ऊपर फ्लोट करने की वजह से क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण जो कर रही है, ऑक्सीजन ऊपर ही ऊपर निकल जाएगी। अंदर नहीं गई। अच्छा, इस कारपेट बिछी होने की वजह से सन की लाइट क्या पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है, हाँ सर। यही सब ले लिया, अंदर सन की लाइट यही नहीं आ रही है। तो क्या होगा, जो इंटरनल स्ट्रैंड्स वगैरह हैं, तो उनका क्या हुआ, वो डेड हो गया। और प्रकाश संश्लेषण कर नहीं पा रहे हैं। अपना तो ऑक्सीजन जो निकाल रहे हैं ऊपर देते रहे हैं, लाइट को अंदर आने नहीं दे रहे हैं। तो पानी के अंदर जो सूक्ष्म जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स हैं, वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं। और प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। और जो है वो बेचारे सूक्ष्म जीव ले लेकर क्या कर रहे हैं, जीव निम्नीकरण कर रहे हैं। तो जीव निम्नीकरण इधर कर रहे हैं, उधर प्रकाश संश्लेषण हो नहीं रहा है, और जो हो रहा है वो एटमॉस्फेयर दे रहे हैं। इस वजह से क्या नाम है, ये पूरा कोलैप्स हो जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देने की, क्योंकि यही घुमा के सवाल करेगा। लिख लीजिए, यदि पॉइंट बना दीजिए। हाँ, लिख लीजिए, यदि जलीय परितंत्र में यदि जलीय परितंत्र में नाइट्रेट और फॉस्फेट का कंसंट्रेशन बढ़ जाए, नाइट्रेट और फॉस्फेट कंसंट्रेशन बढ़ जाए, तो इस तरह से तीर बनाते जाओ। पहला तीर इस तरह से बनाओ, इस तरह से पोषक पदार्थ बढ़ जाएगा, यहाँ पोषक पदार्थ बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद जब दूसरा तीर लगाना, पोषक पदार्थ बढ़ जाएगा। देखो, इसी खेत में नाइट्रोजन और फास्फोरेट का ही तो फर्टिलाइजर डालते हो आप। जी सर। और आपके इस जलीय परितंत्र के अंदर अलग अलग सोर्स से नाइट्रोजन फास्फेट आ गया, तो क्या हुआ, वहां पर एलगी वगैरह बहुत जबरदस्त जमेगी कि नहीं जमेगी? जी सर। तो उसकी वजह से तो क्या आपने कहा, पोषक पदार्थ बढ़ गया। फिर उसके बाद तीर लगा लीजिए, शैवाल का तीर वृद्धि होगी। और शैवाल की तीर वृद्धि के आगे फिर तीर लगाइए, इसी को एल्गल ब्लूम कहा जाता है। एल्गल ब्लूम। ठीक, अब जो है इम्पैक्ट ऑफ एल्गल ब्लूम लिख लीजिए। एल्गल ब्लूम का प्रभाव क्या क्या पड़ेगा, एक पॉइंट लिख लो। लेकिन यूपीएससी कोई भी फैक्ट नहीं पूछ रहा, सिर्फ एक स्टेटमेंट दे के काम करा रहा है। इसी तरह अब देखिए ये क्या करेगा, पहला लिख लीजिए, सूर्य के प्रकाश को आने से रोक देगी। तो आप देखो, यहां पर एल्गी अगर ग्रोथ है, सफिशिएंट ग्रोथ हो जाएगी तो क्या होगी, सन की लाइट नहीं आ पाएगी ना, नहीं आ पाएगी, ऑटोमेटिकली इसके अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, पहली बात तो सूर्य के
जो प्रकाश को रोकेगी। जो फाइटोप्लैंक्टन दूसरा लिख लीजिए O2 की पानी में कमी हो जाएगी। क्योंकि एल्गी भी क्या है, एक जीव है ना, जी सर और जीव है तो रिस्पायर करेगी कि नहीं, श्वसन करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। लिख लीजिए एल्गी भी श्वसन करेगी। एल्गी श्वसन करेगी, किसका पानी लेगी, किसका ऑक्सीजन, पानी के अंदर जो घुली उसी को लेगी। लिख लीजिए एल्गी श्वसन करेगी पानी के ऑक्सीजन को लेकर, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पैदा की गई ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ देगी। समझ गए बात? एल्गी क्या करेगी, श्वसन भी करेगी। कौन सा ऑक्सीजन लेगी, पानी के अंदर का और अपना जो श्वसन प्रकाश संश्लेषण करेगी क्या करेगी, वो environment कब पड़ जाएगा, जिससे दूसरे जीव जंतुओं को प्रभावित होंगे। ठीक है, हटा देखो। तो आपने देख लिया वाटर जो जल प्रदूषण को नापने का कौन कौन सा तरीका हम लोगों ने अपनाया। एक तो अपनाया था डीओ ज्यादा तो पानी स्वच्छ, और डीओ कम तो पानी है। और अगर डीओ और बीओडी का रिलेशन क्या है, सर अपोजिट है जी सर। बीओडी में किसका डिसइंटीग्रेशन होगा, सर ये जैव निम्नीकरण का, जी सर। और सीओडी में क्या होगा, सर दोनों का होगा, जियो अजियो दोनों का निम्नीकरण होगा। दोनों का निम्नीकरण होगा। बेहतर पैरामीटर नापने का कौन है, सीओडी। सीओडी का मान सदैव बीओडी से ज्यादा होगा कम होगा, ज्यादा होगा। अगर आईएएस वगैरह पूछेगा तो कुछ नहीं करेगा, सिर्फ बात बैठे जैसे बीओडी और सीओडी और डीओ यही सब लेकर पूछेगा। पहली बात ये सब सुने होगा तभी करेगा, रिलेशन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फटाफट आगे बात समझ सकते। यूपीएससी इस तरह से पूछेगा, समझे बात, इसमें कोई उसकी बात नहीं है। एल्गल ब्लूम आप समझिएगा क्या है। एल्गल ब्लूम का मतलब हुआ कि जब किसी भी जलीय पारितंत्र में एल्गी का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाए, और ग्रोथ हो जाने पर क्या होता है, पानी के ऊपर एक कारपेट की तरह बिछ जाएगा। कारपेट की तरह बिछ जाने से उसका नुकसान क्या होगा, आदमी तो सोचता भाई एल्गी सबसे ज़्यादा रिस्टोरेशन करेगी, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करती है तो ऑक्सीजन कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन चूंकि फ्लोट कर रही है तो ऊपर ही निकल जाएगी, एटमॉस्फेयर चली जाएगी। जल के अंदर क्या है, पानी के अंदर प्रकाश संश्लेषण लाइट नहीं जा पा रही है, लाइट नहीं जब प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा। अच्छा ये बताइए बेस्ट फोटोसिंथेसिस पानी में कितने गहराई में होता है, पानी के अंदर लाइट कितना अंदर पेनिट्रेट कर पाएगा, क्या बताया आपने, सही है, मतलब हमने बताया था कि यही तो बताया, बहुत बढ़िया। देखिए हमने यही तो बताया था कि 200 मीटर तक क्या है, फोटिक जोन है, और नीचे ये फोटिक जोन है। इसमें भी बताया था, दो क्राइटेरिया बना दिया था फोटिक जोन में। एक बताया था 80 मीटर
और ये 200 मीटर। 80 मीटर को बताया था U40 जोन, U40 बताया था, और ये this 40 बताया था। लाइट पहुंच रही है यहाँ पर, लेकिन इतनी लाइट नहीं है कि वहां पर फोटोसिंथेसिस अच्छी कर सके। U40 जोन ऐसा जोन है जहां पर प्रकाश संश्लेषण बहुत बेहतरीन तरीके होगा। लाइट का पेनिट्रेशन कितना पानी के अंदर होगा, 200 मीटर होगा। ये सारी बातें हम लोग पढ़ने कर चुके हैं, ठीक है जी सर। यहीं से आप सवाल निकाल ले जाएंगे। आइए इसका आप देख लो किस तरह से क्वेश्चन आए, बिल्कुल लगातार, ठीक है। अब आ गया ये, लिख लिया आपने, बायो अकोमोलेशन, बायो मैग्निफिकेशन। बायो अकोमोलेशन और बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। दो पॉइंट्स, दो वर्ड है ये सर न्यूस्टॉन में भी आते हैं ना, न्यूस्टॉन में वही आएंगे ना, ऑक्सीजन ऊपर ही। हाँ, ठीक है। अकोमोलेशंस का मतलब है, अकोमोलेट माने क्या होता है, लिटरल में नहीं। अकोमोलेट्स का मतलब इकट्ठा होना, अकोमोलेट का मतलब इकट्ठा होना। इसमें क्या रहा है, इंक्रीज, मैं बता दे रहा हूं, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट ऑर्गेनिज्म, और यहां देखिए दोनों फर्क क्या, इंक्रीज pollutant, increase concentration of pollutant in food chain। देखिए फर्क है ना, इसमें ऑर्गेनिक किसी जीव के अंदर, एक जीव कोई है, उसके अंदर जब पोल्यूटेंट का कंसंट्रेशन यानी सांद्रता बढ़ जाती है तो बायो एक्सपोलेशन। जब बायो मैग्निफिकेशन जो होता है, पोल्यूटेंट का कंसंट्रेशन किससे बढ़ रहा है, फूड चेन, खाद्य पदार्थ, खाद्य श्रृंखला। जैसे ये होता है T1, T2, T3, T4, T5, ठीक है। ये यहाँ पर मान लिया 1 ग्राम वाले पौधे के अंदर है, यहाँ पर 2 ग्राम हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। बायो मैग्निफिकेशन मतलब उसी को और बढ़ता चला गया। ये पूरे खाद्य श्रृंखला के अंदर बढ़ रहा है, और हमेशा ध्यान रखिएगा कि पोल्यूटेंट का कंसंट्रेशन हर स्तर पर बढ़ता चला जाता है बायो मैग्निफिकेशन से। तो देखिए ये एक किसी जीव के अंदर इंक्रीज हो रहा है, ये फूड चेन के अंदर बढ़ रहा है। समझ गए बात? मेरी बात समझ में नहीं? पूरी बायो मैग्निफिकेशन का मतलब है कि प्रदूषक का सांद्रता पूरे एक फूड चेन के अंदर बढ़ रहा है, और जब प्रदूषक की सांद्रता किसी जीव के अंदर बढ़ रहा है तो बायो अकोमोलेशन कहते हैं। समझ गए बात? इसको लिख लीजिए, बायो अकोमोलेशन लिख लीजिए। जब प्रदूषक की सांद्रता किसी जीव के अंदर बढ़ जाती है जब प्रदूषक की सांद्रता किसी जीव के अंदर बढ़ जाती है तो बायो अकोमोलेशन कहते हैं। जब प्रदूषक की सांद्रता खाद्य श्रृंखला में बढ़ जाती है तो बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं।
ठीक है। T1 क्या है, पेड़ पौधे, T2 क्या है। जिसको जो खाएंगे जिसको जो अब आप लोगों को सीधे आपको लेवल स्तर एक सेकेंडरी स्तर पे होना चाहिए कि इशारे को समझ जाओ T1 T2 T3 T4 क्या है। कंपटीशन बहुत सख्त ऐसे नहीं होगा जब आप एक स्तर ऊंचे हो ठीक। सर नहीं हुआ अब कुछ पोल्यूटेड जो मेटल्स है उसका हम करते हैं, जैसे आर्सेनिक। आर्सेनिक, हाँ। आर्सेनिक लिख लीजिए। भारत में आर्सेनिक वाटर पोल्यूशंस की, भारत में आर्सेनिक जल प्रदूषण की आधिकारिक पहली बार आधिकारिक तौर पर पुष्टि भारत में आर्सेनिक जल प्रदूषण की पहली बार आधिकारिक पुष्टि वर्ष 1983 में हुई थी। आधिकारिक पुष्टि 1983 में पश्चिम बंगाल में हुई थी। पश्चिम बंगाल लिख लीजिए, पढ़ते ये वर्ड कई बार वर्ड इस शब्द पूछा गया है कि आर्सेनिक का सबसे ज़्यादा पोल्यूटेंट्स कहाँ पे, तो वेस्ट बंगाल में। इसीलिए वहाँ की जो औरतें जो होती है पानी के अंदर क्या होती है, जो बर्तन मारती है तो वहाँ काले होते हैं, इस तरह से वो हो जाता है, इस तरह आर्सेनिक होता है। ठीक है, ये चीज 1983 में पहली बार ये इसका हुआ था। ठीक है, आगे लिख लीजिए। जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय ने वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के अंडरग्राउंड क्या बोलते हैं, भूमिगत जल में आर्सेनिक पाया जाता है। जल मंत्रालय ने बताया अब तक, यानी जल मंत्रालय ने क्या बताया कि वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, यूपी, झारखंड के भूमिगत जल में आर्सेनिक की मात्रा पाई सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, वेस्ट बंगाल। 3 बार यूपीएससी ने पूछा है, वनडे समीक्षा अधिकारी ने पूछा है, सबसे ज्यादा आर्सेनिक का कंसंट्रेशन कहाँ पाया जाएगा, वेस्ट बंगाल दे देगा। फट से हमारी सबसे पहले आधिकारिक पुष्टि हुई है, इसीलिए पूछा जाता है। वहाँ पर मोस्टली जो है औरतें होती है, वहाँ पर होता है ना काले पड़ जाते हैं आर्सेनिक की वजह से। तो किसकी वजह से, जल प्रदूषण की वजह से, कौन से प्रदूषण की वजह से, आर्सेनिक। आगे लिख लीजिए। उबले चावल, सब्जी, दाल, उबले चावल, सब्जी, दाल में आर्सेनिक अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। उबले चावल, सब्जी, दाल में आर्सेनिक अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला पॉइंट, उबले चावल, फिर उबले या पके चावल, दोनों लिखते हो,
या पके चावल में आर्सेनिक की मात्रा कच्चे चावल की तुलना में 2 गुना अधिक होता है। ध्यान रखिएगा। अब लिख लीजिए इससे बीमारी क्या होगी आर्सेनिक की। आर्सेनिक से कौन कौन बीमारी लिख लीजिए। स्किन डिजीज यानी चर्म रोग, चर्म कैंसर, लीवर संबंधी रोग, ब्लड किडनी से संबंधित सारे रोग हो जाते हैं। ब्लड किडनी, किडनी लंग्स, अब देखिए फ्लोराइड वाटर पोल्यूशन। फ्लोराइड एक सर फ्लोराइड वायल भी आता है जिसमें सर वो ब्लड कलेक्शन करते हैं। हाँ आर्सेनिक हो गया ना। अब फ्लोराइड क्या बोल रहे हो। फ्लोराइड वायल आता है जिसमें सर ब्लड कलेक्शन करते हैं, वो शुगर वगैरह की जांच करते हैं। हाँ हाँ वही फ्लोराइड वाटर पोल्यूशन। पहली बात लिख लीजिए इसमें क्या है, लिख लीजिए, हटा दें, लिखिए इसमें WHO और BIS। BIS क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है ना। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अच्छा भाषा जैसे हेलमेट वगैरह हम लोग पहनते हैं तो क्या है, सब BIS पूरी तरह से मानक डिफाइन करेगा कि क्या ये आपका हेलमेट हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड कंसर्न से पैरामीटर फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सारी चीज जो है BIS कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो लिख लीजिए अकॉर्डिंग WHO और BIS के अनुसार फ्लोराइड की सांद्रता 1 लीटर पानी में 1.5 माइक्रोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मिलीग्राम है ना, मिलीग्राम 1 लीटर पानी में 1 लीटर वाटर में कितना बताए हैं? 1.5 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कौन कह रहा है? WHO और BIS से कहता है कि 1 लीटर पानी में जो फ्लोराइड की सांद्रता होगी 1.5 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे लिख दीजिए इस पॉइंट को। लिखिए भारत के 20 राज्यों में फ्लोराइड अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। कितने राज्यों में? 1.5 मिलीग्राम से कहीं ज्यादा पाई जा रही है भारत के 20 राज्यों में। ये किसका रिकमेंडेशन है? WHO BIS का। अब फ्लोराइड कहाँ का स्रोत लिख लीजिए इसमें, कहाँ मिलेगी सबसे ज्यादा लिख लीजिए।
वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी उद्गार, फॉस्फेट का फर्टिलाइजर, फ्लोराइड बेस्ड कोल, यानी वो कोयला जिससे फ्लोराइड हो, ठीक है। वोल्केनिक इरप्शन बहुत ज्यादा इससे मिलता है, ठीक है। लिख लीजिए राष्ट्रीय फ्लोरोसिस निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय फ्लोरोसिस निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय फ्लोरोसिस निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम 2008 से 2008-9 से 2008-9 में 11वीं 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ। 2008-9 से ग्रामीण, हाँ सर समझ गया सर। इस समय 11 पंचवीं 11 5 ईयर प्लान चला था ना जी सर, हाँ। से शुरू हुई, ठीक है। क्या चीज? राष्ट्रीय फ्लोरोसिस निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम शुरू हुई 11वीं पंचवर्षीय योजना से। और क्या करना है? फ्लोराइड्स की कंसंट्रेशन को पानी के अंदर से घटाना, ये चीज करना है, ठीक है। आगे लिख लीजिए पेयजल में फ्लोराइड की उच्च मात्रा वाले 100 डिस्ट्रिक्ट को, पेयजल में फ्लोराइड की उच्च मात्रा वाले 100 डिस्ट्रिक्ट को चरणबद्ध तरीके से शामिल किया गया। ठीक है। यूरेनियम वाटर पोल्यूशन, अभी वाटर पोल्यूशन, वाटर के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है, अभी वाटर की बात कर रहे हैं। जी सर। अभी हम अलग से और चिंता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा सबसे ज्यादा कि उसका आर्सेनिक का खूब पूछा जाता है, स्पीसीएस वनडे पूछा जाता है, आर्सेनिक कहाँ पाया जाता है, किस स्टेट में ज्यादा पाया जाएगा, तो क्या बताओगे? पश्चिम बंगाल। ये कई बार पूछा गया, इसको लिखिए पहले। मानव शरीर में जैविक अर्ध आयु, जैविक अर्ध आयु सामान्यतः 15 दिन, परंतु हड्डियों में 70 से 200 दिन तक होता है। हड्डियों में 70 से 200 दिन तक होता है। देखिए जैविक अर्ध आयु क्या होती है? जैविक सर जैसे जैविक अर्ध आयु क्या होती है? अर्ध आयु मतलब सर आधी। देखिए हम लोग के शरीर में
बहुत सारे मेटल है ना, जी सर। जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, ये सब चीज़ें हैं कि नहीं। आयरन भी है। और हम लोग लगातार सप्लीमेंट लेते भी रहते हैं, कभी कैल्शियम की गोली खा रहे हैं, फास्फोरस की गोली खा रहे हैं, खाना जब खा रहे हैं उसके थ्रू हमारे पास अंदर मिनरल्स जा रहा है, और भी सब चीज़ें, दूध पी रहे, सब जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जैविक आयु का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर के अंदर वो समय, जिस समय किसी मेटल का हमारे शरीर के अंदर उसकी तादाद आधी हो जाती है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, जैविक अर्धायु को लिख लीजिए। मानव शरीर में उपस्थित जैविक अर्धायु नोट बना के इस साइड में लिख लीजिए। मानव शरीर में उपस्थित किसी तत्व की मात्रा को, मानव शरीर में उपस्थित किसी तत्व की मात्रा को, किसी तत्व की मात्रा को आधा होने में लगने वाला समय, क्या बताया? मानव शरीर में उपस्थित किसी तत्व की मात्रा को आधा मानव शरीर में किसी भी तत्व को आधा होने में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं? जैविक अर्धायु। हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम भी होता है, हड्डियों में फास्फोरस होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, सारी चीज होती है। तो हमारे शरीर में इन सब चीजों कमी भी तो होती जाती है, लेकिन क्यों भरपाई हो जाती है? क्योंकि हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं, दूध पी रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, उसकी मेंटेन रहता है। लेकिन अगर छोड़ दिया जाए, ये चीज़ों को कम किया जाए, तो जो समय आयु लगता है उसको अर्धायु कहते हैं, ठीक है। यूरेनियम वाटर पोल्यूशन का क्या आपने बताया? ये 270 से 230 में आधा हो जाता है। आगे लिख लीजिए, WHO के अनुसार किसी पानी के अंदर 30 माइक्रोग्राम बता रहे हैं, एक ग्राम मिलीग्राम नहीं, माइक्रोग्राम, 30 माइक्रोग्राम पर लीटर निर्धारित है। 30 माइक्रोग्राम पर लीटर। दो हजार बीस में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 2020 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 2020 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 16 राज्यों में, भारत के 16 राज्य में यूरेनियम की मात्रा 80 माइक्रोग्राम प्रति लीटर से अधिक है। 80 माइक्रोग्राम प्रति लीटर से अधिक है। 80 माइक्रोग्राम प्रति लीटर, 80 माइक्रोग्राम पर लीटर से अधिक है। और WHO कितना कहना होना चाहिए? 30 माइक्रोग्राम होना चाहिए यूरेनियम की मात्रा। है कितना? 80 है। अच्छा, आप दिमाग लगाओ, सबसे ज्यादा कहाँ के पानी में यूरेनियम की मात्रा ज्यादा होगी? जहाँ पे सर खनिज पदार्थ ज्यादा होते हैं, जहाँ उसका
खनन जहाँ होगा तो कहाँ मोस्टली ज्यादा होगा? झारखंड झारखंड। वाले में निकली सबसे मैक्सिमम झारखंड। ये देखिए सीधे आ गया, झारखंड में यूरेनियम को उसमें पाए जाते हैं, तो झारखंड में सीधे सीधे इस तरह से आपको एनालिसिस जब करोगे तो ये पीसीएस उसको इसके साथ से निकल जाएगा। अब यही जो रटता है कौन से झारखंड झारखंड पता लगा भूल गए, अब एनालिसिस कर लिया, हो गया। ठीक है, आगे लिख लीजिए। इसका इम्पैक्ट क्या हो जाएगा अगर ज्यादा हो जाए किसी मनुष्य के अंदर? इम्पैक्ट यूरेनियम का पोल्यूशन जो हो जाता है तो क्या हो जाएगा? लिख लीजिए। बोन टॉक्सिसिटी, यानी हड्डियों में जहर पैदा हो जाएगा, हड्डी में जहर। टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी। अगला लिख लीजिए कैंसर हो जाएगा। भाई कैंसर तो हो ही जाएगा ना। कौन सा वाला सर कैंसर होगा? बोन? कैंसर बहुत सारे, कोई भी हो सकता है। यूरेनियम रेडिएशन करेगा ना तो कैंसर बहुत सारे हो सकते हैं किसी भी तरह। कहाँ पे क्या हो रहा है? तो अक्सर तो गए पढ़ाने में क्या? अपना तो उसे अब लिख लीजिए नाइट्रेट, देखो प्रदूषण है नाइट्रेट। जो बता रहे हैं नाइट्रेट का कंसंट्रेशन जब पानी के अंदर जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा? कौन सी बीमारी हो रही है? ब्लू बेबी। ब्लू बेबी सिंड्रोम। लिख लीजिए ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसमें इसी में सर? हाँ नाइट्रेट लिखे हैं। ये अगला है क्या सर? हाँ अगला नाइट्रेट। नाइट्रेट है ना। नाइट्रेट पोल्यूशन। हाँ नाइट्रोजन, नाइट्रो जल प्रदूषण। लिख लीजिए जल के अंदर नाइट्रेट कंसंट्रेशन जब बढ़ गया तो उससे बीमारी क्या होगी? हीमोग्लोबिन सिंड्रोम। हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करके वो बनाएगा ना। जी सर। मैं हीमोग्लोबिन बना दिया था, जी सर। यही तो था। जी। और ये बेबी का शरीर तो ब्लू हो जाता है इसमें। ठीक है, अब देखिए WHO का क्या रिकमेंडेशन है कि नाइट्रेट का कंसंट्रेशन पानी के अंदर कितना होना। WHO के अनुसार नाइट्रेट की मात्रा 1.5 ppm होना चाहिए। 1.5 ppm होना चाहिए। पार्टिकुलेट मिलियंस। 1.5 ppm होना चाहिए। ठीक है, जी सर। डाउन टू अर्थ मैक्सिम, डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ। इसी में सर? हाँ, ये मैगजीन है डाउन टू अर्थ। अच्छा सर, पत्रिका। हाँ, अर्थ मैगजीन, डाउन टू अर्थ मैगजीन के अनुसार डाउन टू अर्थ मैगजीन के अनुसार 2021 में भारत के 18 राज्य में, भारत के कितने राज्य में? 18 18 राज्य में नाइट्रेट की मात्रा
नाइट्रेट की जल में मात्रा, नाइट्रेट की जल में मात्रा 5 ppm से अधिक है, 5 ppm से भी अधिक है। कितने ppm? 5 कितना होना चाहिए? 1.5 ठीक है, किसके अनुसार? WHO 1.5 ppm होना चाहिए और जिसमें से 5 एक क्वेश्चन लिख लीजिए। ppm भारत में। क्वेश्चन लिख लीजिए। What can be impact? What can be impact? What can be impact? Excessive use of nitrogen fertilizers in agriculture. पहला ऑप्शन लीजिए, पहला इसे लिख लीजिए, अभी लिख लीजिए, अभी हम समझाते हैं। अंग्रेजी लिख लोगे कोई दिक्कत तो है नहीं? हाँ सर, बस हो क्या? इंग्लिश मीडियम में ये सब। अब एक्सेसिव का क्या मतलब? ज्यादा। अधिकतम। आपको इंग्लिश में अच्छा दूसरी बात है देखिएगा, जहां भी सवाल बड़ा कंट्रोवर्शियल है, टेक्निकल है, उसके शब्द अंग्रेजी में जरूर देख लीजिए। जी सर। आता हुआ सवाल नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे अभी आपने उसमें दिखाया था, हाँ सर। देखिए उसमें भूमि लिखा है जी सर। और इंग्लिश में लैंड लिखा है। अब सवाल उठता है कि जरा सा अगर आदमी टेक्निकल शब्दों को अगर नहीं देखेगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हिंदी वाले हमेशा जो है, जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे अपने सॉल्व करने के लिए, इंग्लिश की जरूर देते। तो इतनी अंग्रेजी तो आपको आनी चाहिए कम से कम, कहीं आपकी जिंदगी 1 नंबर 2 नंबर की फंसी हो तो कम से कम निकल जाओ। जो कि हमेशा ये होता है, कसम खा लिए कि हम अंग्रेजी का एक वर्ड नहीं चुनेंगे, ये कोई बात थोड़ी हुई। भाई आपको एडमिनिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो आपको इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए बिल्कुल। चलो ठीक है, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की तरह अंग्रेजी नहीं बोलेगा आदमी, लेकिन कम से कम बेसिक बुनियादी चीजें तो आपको मालूम होना चाहिए। सिर्फ ये कहा गया है क्या प्रभाव हो, व्हाट कैन बी इम्पैक्ट, क्या प्रभाव हो सकता है। हो सकता है। अगर एक्सेसिव यूज करें, ज्यादा इस्तेमाल करें, क्या चीज? नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर हम लोग बहुत इस्तेमाल करें, कितना इम्पैक्ट हो सकता है? पहला ऑप्शन लिखिए, proliferation of nitrogen fixing microorganism. Proliferation of nitrogen fixing organism, microorganism. ठीक, प्रोलिफरेशन का मतलब बहुत ज्यादा पैदा होना, प्रोलिफरेट करना मतलब 1 से 2 बहुत ज्यादा होना। वहाँ से सर ऊपर करिए। सर लास्ट वाले पे टच करिए, किसी पे भी टच करिए। नहीं सर, वहाँ से सर हो जाएगा। वहाँ सर बैक, हाँ जो बैक वाले थे। हाँ सर। हाँ बस। पहला ऑप्शन, और अगर हम अपने खेतों में नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहला इम्पैक्ट हमने बताया प्रोलिफरेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जो नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी तादाद बढ़ जाएगी। पहला ऑप्शन।
जी सर। दूसरा ऑप्शन लिख लीजिए, क्या होगा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। दूसरा लिख लीजिए, increase in acidity of soil can take place. Increase acidity of soil. Increase the acidity of the soil. तीसरा लिख लीजिए, लीचिंग अम्लीय हो जाएगा। लीचिंग ऑफ नाइट्रेट, अम्लीय वैसे ही बड़ा लीचिंग ऑफ नाइट्रेट ग्राउंड लेवल्स टू ग्राउंड वाटर। एकदम सही है। हाँ सर। लीचिंग ऑफ नाइट्रेट टू ग्राउंड वाटर। जी सर, भूमिगत हो जाता है। ऑप्शन लिखिए पहला हो ऑप्शन। सकता है। अब आंसर का पहला आंसर लिखिए। आंसर में फर्स्ट लिखिए ऑप्शन, एक पहला ऑल चाहिए। 1 and 3, 1 and 3 दोनों सही है। दूसरा लिख लीजिए, ओनली 2 सही है। सी लिख लीजिए, 2, 3 ओनली, 2, 3 ओनली सही है। फोर्थ लिख लीजिए, 1, 2, 3 सब सही है। 1, 3 सर। बताओ, खूब समझ के लो, ये आईएएस कहाँ है, हमारी नहीं। 1, कोई नहीं, चीज वो भी बड़े कर अच्छे से सकता समझ है। के लिए। ऐसे क्यों बढ़ाएगा वो? आईपीएससी लेवल पे जब करोगे तो आपको इंटरेस्ट पैदा होगा। जी सर। हाँ। तीनों अब देखो, आप क्वेश्चन लगाए थे लाइन टू लाइन, सब इसी का पूरा था। क्या ये कहने का मतलब है, ये आईएएस का सवाल है कि अगर हम नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो क्या चीज इंपैक्ट होने की संभावना क्या क्या हो जाएगी? पहला हमने बताया, ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा सूक्ष्म जीव पैदा हो जाएंगे जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ये कह रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं सॉइल की एसिडिटी बढ़ जाएगी। तीसरा कह रहे हैं लीचिंग ऑफ नाइट्रेट टू द ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर है उसमें नाइट्रेट चला जाएगा, नाइट्रोजन चला जाएगा। सही है सर। दूसरा तीसरा सब तो पहले में नाइट्रोजन। बताइए, सी ऑप्शन। आपने बताया सी। सी 2, 3 हो गया। जैव मतलब सर ये स्थिरीकरण, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है, ये सर समझ में नहीं आ रहा कि मतलब सूक्ष्म जीव बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे यार, जब आप नाइट्रोजन कितने ज़्यादा। लोग किस पे जाएंगे? आप लोग इस लाइन में कौन किस पे जाएगा? ऑप्शन है तीसरा एकदम सही है। तो वो वाला, इसमें तीनों स्टेटमेंट को ध्यान में रख करके यूपीएससी पूछेगा, ये पूछेगा। केवल एक स्टेट से सवाल निकलेगा। बताओ, तीनों सर। तीनों सही है। फोर्थ सर, हमारा फोर्थ। आज एक नंबर कम होगा उनका। ये सही है। आप पहले वाले बिल्कुल सही। यूपीएससी क्या करता है? यही तो करता है, फंसा देता है। दो में क्या नाम है, पहले एकदम सही गए थे। इन्होंने कहा था मुझे तीसरा आंसर सही लगा, 2, 3 सही लग रहा है। कि देखो, आपने कहा था ये डाउट को समझ नहीं आ रहा है क्या, यही एक फंसाया था। लेकिन उसमें 50-50 गेम लेना पड़ेगा आदमी को। देखो, जब आप नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हो तो वो सूक्ष्म जीव की तादाद या पॉपुलेशन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो सूक्ष्म जीव जो जमीन के अंदर रहता है वो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स करता है। और मान लिया बाहर से आपने बो दिया तो उनकी पॉपुलेशन से क्या मतलब है? उससे कोई मतलब नहीं है, तो इसका कोई नहीं है। हाँ, जब ये
नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर इस्तेमाल ज्यादा करेंगे तो मृदा की अम्लता बढ़ जाने का खतरा रहेगा। कैसे बढ़ जाएगा? आप जानते हो नाइट्रोजन कोई भी ऑक्साइड पानी से रिएक्शन करेगा, HNO3 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जी सर। एसिडिटी है तो तुरंत ही सही कर दिया आपने। लेकिन यहाँ तक एसिडिटी बढ़ने के लिए ये पूरा आपको पहले क्लियर होना चाहिए एसिड की वजह से। जी सर। दूसरा, जब नाइट्रोजन की मात्रा जब बढ़ेगी तो नाइट्रेट्स क्या करेगा? ग्राउंड वाटर में ही तो जाएगा। जब सिंचाई होती है यहाँ से भाई सिंचाई करोगे तो पानी पर्कुलेट्स होकर जमीन में चला जाएगा। अब एक सवाल के इसीलिए जो पहला बार दिल कहे उसी से मार दीजिए। हाँ सर, एकदम पहली बार। कमीशन में पेपर दे के आओ तो इतना तकलीफ होती है क्योंकि हर बार 8 सवाल ऐसे गलत हो जाता है। हमारा जो मजबूत मेहनत करने वाला लड़का है, बच्चा है, उसके 8 सवाल इसी वजह से ऐसे कंफ्यूज होते हैं। पहले होता दिमाग लगता यही लगता उसे मार दो, फिर दोबारा रिवीजन करो भरने, फिर काट के ये मार, अब पहली बार हमेशा ये होता है। होता है हमारे साथ बहुत। ये कई जो बार ऐसा ही ऐसे भी होता होता है। ये हमेशा जो मेहनत कर रहे हैं जबरदस्त, उनके साथ कंफ्यूजन में 8 सवाल पहला सही मार के दोबारा गड़बड़ कर देते, फिर दूसरी मार देते हैं। लेकिन ये यूपीएससी का है, IAS का है, तो अब समझ गए नाइट्रेट का इस तरह से आया हुआ सवाल हटाइए इसको। जी सर। अगला लिख लीजिए। एक बार हम पूरा 2-3 क्लास जो है आपको पूरी इकोलॉजी के यूपीएससी लेवल के सवाल हम मजबूती से कराएंगे, तब उसमें और मजा आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, पूरी एक लाइन क्लियर हो जाएगी पूरी। ठीक है, आगे लिख लीजिए। लेड वाटर पोल्यूशन, लेड वाटर पोल्यूशन, पीवी होता ना, लेड वाटर पोल्यूशन लिख लीजिए। लेड का स्रोत पहले लिख लीजिए। लेड का स्रोत, लेड का स्रोत पीवीसी लिख लीजिए। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी होता नहीं, इसमें लेड पाया जाता है। पेंट बनाने में इस्तेमाल होता है, क्रिस्टल ग्लास में होता है। WHO के अनुसार एडल्ट और चाइल्ड, क्या लिख लीजिए। एडल्ट लिखिए 100 मिलीलीटर ब्लड में, 100 मिलीलीटर ब्लड में 10 माइक्रोग्राम मिलीलीटर ब्लड में 10 माइक्रोग्राम होना चाहिए। बच्चों में 5 माइक्रोग्राम या 5 माइक्रोग्राम होना चाहिए 100 लीटर में। 100 मिलीलीटर में, 100 मिलीलीटर ब्लड में 10 माइक्रोग्राम होना चाहिए। एडल्ट में 5 माइक्रोग्राम होना चाहिए। चाइल्ड इसके लेड की वजह से परेशानी क्या क्या होती है देखिए। ठीक है, बेचैनी, घबराने लगता है दिल, हृदय रोग, दिल का दौरा, शारीरिक विकास में अवरुद्ध होना,
अवरुद्ध हुआ, अवरुद्ध हुआ। अब लिखिए एनजीटी, एनजीटी उसी में हाँ नहीं, अगला पॉइंट, अगला हेड डालिए एनजीटी। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण सर, हाँ एनजीटी नेशनल सेट, ग्रीन एनजीटी ने सेट किया, एनजीटी सेट टफ कंडीशन नेशनल ग्रीन tough condition for commercial ट्रिब्यूटरी, नेशनल ट्रिब्यूटरी ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल ग्राउंड वाटर, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल्स जो होता है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, इसने ये कहा कि जो भी कमर्शियल व्यावसायिक उद्यान है, वो लोग जो पानी अंडरग्राउंड का इस्तेमाल करेंगे, वो पहली बात तो ये है कि कितना इस्तेमाल करना है वो EIA के हिसाब से करेंगे। ये क्या है EI? मेन का सिलेबस में ISP से मेन का सिलेबस EIA एनवायरमेंट चलो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट पढ़ा हो रहा तो इन्वायरमेंट पढ़ूंगा। अब फंसा दूसरा वाला कैसे क्या हो? राष्ट्रीय पर्यावरण मंत्रालय मंत्रालय का इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये क्या? देखो ये है, हाँ तो भाई आप बहुत देर बाद दिखाई पड़े। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है, ये सिलेबस में है। कोई भी फैक्ट्री लगाई जा रही है, कोई भी अर्बनाइजेशन किया जा रहा है, कोई भी चीज बनाई जा रही है, तो जाहिर सी बात है अगर आप शहर बना रहे हो, आप रोड निकाल रहे हो, तो रोड निकालने में क्या होगा भाई, बहुत सारे पेड़ कटाई होगी। जी सर। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब ये हुआ कि कोई भी काम आप कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो उसमें पर्यावरण का क्षति होगी कि नहीं होगी? क्षति होगी। और जो काम कर रहे हो वो ह्यूमन बेनिफिट के लिए कर रहे हो, वेलफेयर के लिए कर रहे हो, ठीक है? तो आप कर तो रहे हो इसके लिए, लेकिन आप जो कर रहे हो उसको कितना नुकसान एनवायरमेंट हो उसकी पहले मूल्यांकन किया जाएगा। इसको EIA का इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इन्वायरमेंट को क्या प्रभाव हो रहा है उसका पहले मूल्यांकन किया जाएगा। इसीलिए ये NGT कोई भी काम, कोई भी गवर्नमेंट करती है प्राइवेट, उसमें ये है कि EIA पहले करना जरूरी है कि भाई जो वेलफेयर के लिए काम किया जा रहा है फायदे के लिए ठीक है, लेकिन इसका इन्वायरमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है तो वो ना करिए, थोड़ा बहुत काम हो रहा है यदि करिए। जैसे अब छोटा सा मूल्यांकन देखते हैं कैसे, एक जंगल है, एक जंगल है और यहाँ पर एक जबरदस्त कोई दूसरी चीज है, एक सिटी यहाँ पर है, इसकी चौड़ाई 500 किलोमीटर चौड़ाई
जंगल इतना है, ये 1000 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर लंबा, ठीक है। एक शहर यहाँ पे है। अब आपको यहाँ से एक बड़ा शहर मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, आपको यहाँ से इस शहर में जाना है, तो आप आते हो ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, और अगर ऐसे आते हैं तो आपको डिस्टेंस जो है वो अप्रोक्सीमेट 1200 किलोमीटर लगता है, और इधर से आते हो तो 1300 किलोमीटर पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये जंगल यहाँ तक क्रॉस करके आते हैं, 50 तो आप यहाँ से जा रहे हो 500 किलोमीटर तो यह 1300 300 किलोमीटर ज्यादा हो गया ना सीधे में। 300 किलोमीटर 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर 1200 1300 हाँ? नहीं हम कह रहे थे अच्छा 15 ले लो, क्योंकि ये डिस्टेंस काफी 500 चौड़ा है ना, हाँ तो 250 इस तरह से इसलिए 1500 ले 500 लो, किलोमीटर 1500 ले लो। 1700 किलोमीटर वो पड़ेगा। नहीं एक एक नॉर्मल बात कर रहे हैं, तो इसलिए कोई एक समझाने मतलब इसका कैलकुलेशन यहाँ हाँ से नहीं ठीक है है। 1500 हम कह रहे 100 ही किलोमीटर ले लो, हाँ 100 किलोमीटर भी जाना, तो अगर यहाँ पर 1200 किलोमीटर है और यहाँ 1400 किलोमीटर है या 1300 किलोमीटर है, तो 200 किलोमीटर ज्यादा हो रहा है। अगर कोशिश गवर्नमेंट ये कह रही है कि साहब 200 किलोमीटर बचाने के लिए क्यों ना हम इस जंगल के अंदर एक रोड बना दें, और रोड बनाने के दौरान क्या होगा? पेड़ कटाई होगी, होगी कि नहीं होगी? और बायोडायवर्सिटी का लॉस भी होगा, हाँ होगा। क्योंकि हमने बताया था Disturbance बायोडायवर्सिटी लॉस होने के लिए क्या बताया था? हैबिटेट नहीं सर, 4 क्वार्टर टेबल बताया था कि नहीं? अतिक्रमण भाई, अति दो 4 क्वार्टर टेबल्स बताया था ना, जी सर, और 4 क्वार्टर टेबल्स में हमने क्या बताया था? पहला एक बताया था या तो आवास को हैबिटाट को लॉस कर दे, हैबिटाट लॉस, जी सर, हाँ। या फ्रेगमेंटेशन। छत को टुकड़ा करना। भाई अगर ये जंगल इतना था, अगर बीच रोड में टुकड़ा हुआ भी नहीं हुआ, हो गया तो आ जाता। तो पेड़ भी जा रहा है और बायोडायवर्सिटी का लॉस हो रहा है, ये नुकसान हो रहा है। लेकिन फायदा इसका ये हो रहा है कि जो 200 किलोमीटर की दूरी है वो बच जा रही है, बच रही है। तो हम ये देखेंगे कि इसके बीच में जितने पेड़ को काटा गया है उससे कितना ऑक्सीजन निकलता है और कितना CO2 सिंक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ही तो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होगा, और पौधे जो लेते हैं उसी को सिंक कहा जाता है। सिंक का मतलब डूबना। जी ये देखेंगे तो अगर हमने देखा कि जो भी एवरेज आया, मान लो 50 यूनिट आई, 100 यूनिट मान लो, इसका बेनिफिट वो लॉस हो रहा है। पेड़ कटेगा तो ऑक्सीजन कम निकलेगी, CO2 भी कम एब्जॉर्ब होगा, तो लॉस कितना हुआ इसके कटने से? 100 यूनिट। और इधर हमने जो ये लॉस हुआ, लेकिन हम इधर से जब रोड इससे जाते हैं तो लॉस होगा कि फायदा होगा? लॉस, क्योंकि कार्बन ज़्यादा निकलेगा, कार्बन ज़्यादा निकलेगा, टाइम और ईंधन का लॉस क्या होगा? टाइम भी ज़्यादा होगा। उधर लॉस उधर भी हो रहा है, जी सर। लेकिन उधर लॉस 200 यूनिट हो रहा है। क्यों? 200 किलोमीटर दूर चल रहे हो तो 200 किलोमीटर के लिए क्या आपको ईंधन नहीं लगेगा? लगेगा सर, ज़्यादा ईंधन लगेगा। ईंधन लगा तो CO2 ही तो इमिशन हो रहा है, जी सर, इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, पैसे का जी सर। और टाइम का लॉस टाइम हो रहा है ना।
इधर लॉस 100 है और इधर लॉस 200 है। तो 100 यूनिट को बचाने के लिए हमने इधर बता कर दिया। पहले इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करने के बाद ही तो किया जी सर। कि उधर का लॉस इधर लॉस दोनों देख लेते हैं, समझ लो। इसी को कहते हैं इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। और दूसरी बात है, इस हाईवे से एक दिन में लाखों गाड़ियां जा रही हैं हाँ। और लाखों गाड़ियां जा रही, 200-200 किलोमीटर, सब ज्यादा लंबा चल रहा है। तो एनर्जी का लॉस है, टाइम समय का लॉस है, पैसे का लॉस है और इन्वायरमेंट के ऊपर पोल्यूशन भी ज़्यादा है। यहाँ अगर चलो ठीक है, उसके बाद क्या किया, इसको भरपाई करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सोशल फॉरेस्ट्री कहीं डेवलप करवा दिया, जहाँ बंजर इलाका वहाँ करवा दिया, वनारोपण करवा दिया। तो जो इन्वायरमेंट को लॉस था उसकी भरपाई कर देंगे। क्योंकि कहीं मान लिया गंदा कोई खराब जमीन पर अगर लगा दिया तो ऑक्सीजन तो देगा ही देगा वो, जी सर। कहीं भी उसे क्या मतलब नहीं तो ऊपर, लेकिन इससे ज़्यादा फायदा होगा कि भाई ये हो गया। तो इसी को इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का पूरा मेन में सिलेबस है, आपके पीसीएस में आईएएस दोनों में है, इसका मेन में लिखने का आएगा। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हमने, एनजीटी ने वो लिख दिया पूरा जो लिखा था, 1 अगस्त 2020 में जारी किया, रेगुलेशन किया। आपने सुना होगा कुछ दिन से कहते हैं कि अब जो है बोरिंग जो होगा कैसे नहीं होगा, उस बीच में सुना सकते हैं परमिशन लेना पड़ता था। तो वही है कि क्या परमिशन इसी वजह से लेना पड़ रहा है कि टफ रेगुलेशन लगा दिया एनजीटी ने। लेकिन 1 अगस्त 2020 लिख लीजिए, एनजीटी ने विशेष रूप से 2020 से एनजीटी ने विशेष रूप से पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के बिना EIA, एनजीटी ने विशेष रूप से पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के बिना भूजल की निकासी के लिए भूजल निकासी के लिए कमर्शियल इंस्टीट्यूट को समग्र अनुमति पर प्रतिबंध लगा दिया। समग्र अनुमति पर प्रतिबंध लगा दिया और परमिशन लेना, इसलिए परमिशन लेना आवश्यक हो गया है। देखो मेरी बात, एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर क्या था? AQI नहीं, एयर पोल्यूशन अभी हम बता चुके हैं सर आप अभी तो बताया नहीं। एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर लाइकेन बताया था कि नहीं बताया था? लाइकेन जहाँ जाएगा वो खत्म हो जाएगा, लाइकेन खत्म हो जाएगा। और कौन से पोल्यूटेंट की वजह से मोस्टली लाइकेन खत्म, ये भी बताया था। सल्फर। सल्फर। सल्फर जहां पर एयर पोल्यूशन हुआ और खासकर सल्फर का हुआ तो ऑटोमेटिकली उन जगहों पर लाइकेन का कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगा। तो जहां लाइकेन का कंसंट्रेशन खत्म हो रहा हो वो एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर हुआ कि नहीं हुआ? उसी तरह से वाटर पोल्यूशन का इंडिकेटर क्या है? लिख लीजिए, Escherichia coli,
कोलाई एंड पोलीफेज। इस्चर्चिया कोलाई और पोलीफेज लिख लीजिए। जहां पर इस्चर्चिया कोलाई और पोलीफेज, अब यहां पर लिख लीजिए। कॉपी की है? हाँ, अब इसके बारे में लिखिए। जहां पर इनका ग्रोथ, इनकी वृद्धि ना हो रही हो, जहां पर इनकी वृद्धि ना हो रही हो, तो क्या होगा? वाटर पोल्यूशन का इंडिकेटर है, इसका मतलब वहां पर जल प्रदूषण है। वायु प्रदूषण का क्या इंडिकेटर होगा? लाइटिंग। किस प्रदूषक का मछली है ये? सल्फर का। वायु जल प्रदूषण का क्या होगा? वायु इंडिकेटर ई कोलाई कोलीफेज का। जहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा ना हो रहा हो, क्या होगा? वाटर पोल्यूशन का। समझ गए बात? अब लिख लीजिए समुद्री जल प्रदूषण, समुद्री प्रदूषण। सी पोल्यूशन। ठीक है, लिखिए क्या हुआ। इसके बाद थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर उसके बाद थोड़ा छोड़ करके एक टॉपिक और पढ़ा देते हैं। रसायन, कण, कृषि, घरेलू कचरा, रसायन, कण, कृषि, घरेलू कचरा, जीव सागर में प्रवेश, आक्रामक जीव, महासागर में प्रवेश कर हानिकारक प्रभाव डालता है। समुद्री प्रदूषण का 80% स्रोत ये पूछा गया है। समुद्री प्रदूषण का 80% स्रोत कौन होता है? ऑयल वाला जो से लाते ले जाते हैं। बताओ। रसायन का नहीं सर। 80% स्रोत धरातलीय प्रदूषण होता है। धरातलीय प्रदूषण। ठीक, तो धरातलीय प्रदूषण जैसे जो धरातल पे क्रियाकलाप हो रहे हैं, जो धरातल से चीजें जा करके समुद्र अच्छा, में। जैसे जो सीवेज है जाके बस सीधे पूरा समुद्र में जाता है। हर एक चीज 80% पोल्यूशन का कारण ये पॉइंट्स लिखना जरूरी है। ये हाँ सर, नहीं सर, जरूर। लेकिन कृषि अपवाह या वायु प्रवाह से पैदा हुआ अपशिष्ट स्रोत, कृषि क्या पोहा? अपवाह या वायु प्रवाह से पैदा हुआ अपशिष्ट स्रोत। और स्रोत लिख लीजिए, स्रोत और स्रोत लिख लीजिए। क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रदूषण करता है कि नहीं करता है? समुद्र में जब लाते हैं सर वो गिर क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम। दूसरा लिखिए अपतटीय तेल खनन। अपतटीय तेल खनन, समुद्र के किनारे वाले तेल निकाला जा रहा है उसके स्रोत में।
जो समुद्र से लेके जा रहे हैं पेट्रोल वगैरह पानी में गिर जाता वो चीज है। ठीक है, अगला लिख लीजिए रासायनिक पदार्थ का निकास। भाई केमिकल चीजें जा जाके गिर रही ना, भाई जितनी भी केमिकल इंडस्ट्री से निकल रही है जाकर समुद्र में गिर रही है। रासायनिक पदार्थ का निकास, जैविक कूड़ा, ज्वालामुखी उद्गार, ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार, फिर इसके बाद हाँ? इसके बाद क्या? ज्वालामुखी उद्गार, अंतरिक्ष कूड़ा, ये भी कभी कभार अंतरिक्ष कूड़ा का बीच आ जाता है समुद्र के अंदर। जी सर, जब वो लैंड करवा लैंड कर रहा है। सबसे ज्यादा इससे कौन होगा? वेसल का लॉस। वेसल लॉस का मतलब जो सर वो ये जो है शिप जा रही है पानी उसकी वजह मालिक डूब गई, कहीं पानी उसे लीक हो गया, जो चीज ले जा रहा है वो हो गया, तो सबसे ज्यादा वेसल के लॉस होता है। दूसरा कोलिजन्स होता है, आपस में लड़ जाते हैं, सबसे ज्यादा ये टाइम हो गया, 1 पीरियड हो गया।